इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कैम्ब्रिज समीकरण, या जिसे दूसरे नाम से जाना जाता है कैम्ब्रिज नगद शेष दृष्टिकोण, और इंग्लिश में कहेंगे कैम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच। तो यह इस टॉपिक का पार्ट नंबर 2 और अंतिम पार्ट है। तो पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि नकद शेष दृष्टिकोण या नकद शेष का विचार क्या है, और उसमें हमने मार्शल का समीकरण पढ़ा था। लेकिन इसी दृष्टिकोण को और भी अर्थशास्त्री आए, जिनमें जैसे पीगू है, इसी में रॉबर्टसन है और कीन्स है। ये जो अर्थशास्त्री हुए, इन्होंने एक जैसा ही विचार प्रस्तुत किया। किसके बारे में? नगद शेष दृष्टिकोण। और ये जो चारों अर्थशास्त्री थे, एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले टीचर थे, वहां के अर्थशास्त्री थे। इसलिए इनका जो दृष्टिकोण है, ये इनका जो विचार है मुद्रा के परिमाण में, कि मुद्रा का मूल्य या कीमत स्तर कैसे तय होता है, तो इन सबके विचार क्या है? एक जैसे ही हैं। इसलिए इनका जो कॉन्सेप्ट आता है वह एक साथ पढ़ाया जाता है। और जब ये आंसर आप लिखेंगे, यदि एक के बारे में आता है तो एक के बारे में लिखेंगे, ठीक है। लेकिन यदि आता है कि कैम्ब्रिज नगद शेष दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? जो पहले पार्ट में हमने आपको पढ़ाया था वो भी लिखना पड़ेगा, और जो मैं आज आगे डिस्कस करने वाला हूं उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो यहां पे देखिए, दूसरा जो अर्थशास्त्री है कि जिसने नगद शेष दृष्टिकोण का समीकरण सबसे पहले दिया, क्योंकि मार्शल ने कोई समीकरण नहीं दिया था कि किस प्रकार से कीमत स्तर तय होता है। लेकिन जो पीगू था वह पहला कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री था कि जिसने कि समीकरण के द्वारा समझाने का प्रयास किया कि अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा का मूल्य है वह कैसे तय होता है। अब आप समझ रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि मुद्रा का मूल्य 5 रुपए का नोट है तो उस पर तो लिखा ही है, तो इतना ही इसकी वैल्यू होगी। 10 रुपए का नोट है तो 10 रुपए इसकी वैल्यू होगी, या 500 का है तो इसकी वैल्यू इतनी होगी। लेकिन वो जितना उसके ऊपर लिखा रहता है उसकी वैल्यू हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, उसका मूल्य एक जैसा नहीं रहता है। जैसे कि कभी क्या होता है, यानी कि 2015 में 500 में जितनी वस्तुएं आती थी, और यदि आज की बात हम करें तो 500 में उतनी वस्तुएं नहीं आएंगी, अर्थात कम आएंगी, क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है। तो मुद्रा की जो वैल्यू होती है वो ये बतलाती है कि मुद्रा की एक इकाई अर्थात 1 रुपये में कितनी वस्तु आती हैं किसी समय विशेष पर, किसी समय विशेष पर। तो इस प्रकार से मुद्रा की जो वैल्यू होती है वह ये दिखाती है कि मुद्रा की एक इकाई बाजार में कितनी वस्तुओं को खरीद सकती है। तो कभी तो 10 रुपये में क्या जाता है, 1 किलो गोभी आ जाती है। लेकिन कभी तो क्या होता है कि 100 रुपये में भी 1 किलो गोभी नहीं आती है। तो इस प्रकार से देखिए, गोभी का वजन वही रहता है, लेकिन कभी 10 रुपये देना पड़ता है और कभी उसे 10 गुना ज्यादा पैसा देना पड़ता है। इस प्रकार से मुद्रा का जो मूल्य है वो घटता बढ़ता रहता है। ओके, तो मुद्रा के परिमाण में या मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में क्या पढ़ा जाता है कि मुद्रा का जो परिमाण सिद्धांत यहां बतलाया जा रहा है कि बाजार में जो कीमत स्तर है, जो कीमत स्तर है या वस्तुओं की जो कीमतें होंगी वो कितनी कितनी होंगी, उसको तय करने वाला 2 प्रकार की शक्तियां यहां पर आती हैं। एक आता मुद्रा की मांग और एक आता मुद्रा की पूर्ति। और ये दोनों जहां पर बराबर हो जाती हैं वहीं पर मुद्रा का मूल्य क्या होता है, तय होता है। ठीक है, तो जो नकद शेष दृष्टिकोण है ये मांग पक्ष पर ज्यादा जोर देता है कि जितनी ज्यादा मुद्रा की मांग की जाएगी उतना ही क्या होगा, मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा। मुद्रा का मूल्य क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और जितनी कम मांग होगी तो उतना ही मुद्रा का मूल्य घटेगा। अर्थात मुद्रा की मांग क्या हो गई, 20% से बढ़कर 50% हो गई,
तो इसका अर्थ होगा कि मुद्रा की एक इकाई में माना पहले 5 वस्तुएं आ रही थी, तो जैसे ही मुद्रा की मांग ज्यादा बढ़ेगी तो उतनी ही इकाई में 50 वस्तुएं आ जाएंगी। ओके, तो जब मुद्रा की मांग ज्यादा होती है, ठीक है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, बाजार में मुद्रा की पूर्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, पैसे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और जब बाजार में पैसे कम होंगे तो फिर मुद्रा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब वैल्यू बढ़ती है मुद्रा की तो फिर क्या होता है, कीमतें घट जाती हैं वस्तुओं की, ऐसा होता है। तो देखिए ये पीगो का समीकरण है। पीगो का समीकरण क्या कहता है, ये वाला समीकरण है P इज इक्वल टू के आर डिवाइडेड बाई एम। ये वाला समीकरण आपने याद रखना है। जो P है यह मुद्रा की क्रय शक्ति को दर्शाता है। ठीक है, कि मुद्रा की जो क्रय शक्ति होती है, अर्थात मुद्रा की एक इकाई के द्वारा कितनी वस्तुएं किसी समय विशेष पर क्रय की जा सकती हैं, वही क्या होती है, मुद्रा की परचेजिंग पावर होती है। ओके, अब ये परचेजिंग पावर कैसे निकाली जाती है, इसके लिए क्या करना है, के आर बटे एम, अर्थात एम का भाग हम क्या करेंगे, के आर की वैल्यू में देंगे तो इधर निकल के आ जाता है पी। तो पी फॉर क्या है, इसको अलग अलग समझिए। पी का अर्थ होता है पीगू की भाषा में कि मुद्रा का मूल्य, कि मुद्रा का मूल्य कितना आएगा, अर्थात मुद्रा की एक इकाई कितनी वस्तुओं को खरीद सकती है। ओके, 5 खरीद सकती है कि 6 खरीद सकती है। इसका अर्थ आगे दूसरे रूप में हो सकता है मुद्रा की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर ऑफ मनी के, क्योंकि जो ये कैम्ब्रिज का नगद शेष दृष्टिकोण है, इसमें ज्यादा जोर किस पे दिया गया है, के पर। और ये के जो है यह मुद्रा की मांग को दर्शाता है। ठीक है, मुद्रा की मांग को दर्शाता है, अर्थात जो लोग पैसे की मांग करते हैं ज्यादा से ज्यादा अपने पास नकद रखने के लिए, कि ज्यादा से ज्यादा पैसा क्या हो, हमारे पास नकद रहे, हमारी जेब में रहे, हमारे घर में रहे, पॉकेट में रहे। ठीक है, यही मुद्रा की मांग है। तो जितना ज्यादा लोग नकद अपने पास रखेंगे तो उनका खर्च क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से के दर्शाता है मुद्रा की मांग, और मुद्रा की मांग का अर्थ है कि राष्ट्रीय आय का कितना भाग देश के लोगों के द्वारा नकद रूप में अपने पास रखा जाता है। और जितना ज्यादा रखेंगे अपने पास तो मुद्रा का मूल्य उतना ही बढ़ेगा, और जितना कम रखेंगे तो मुद्रा का मूल्य उतना ही घटेगा। तो पी क्या है, ये तो हमने आपको बता दिया। के क्या है, कुल आय का अनुपात बताता है, कि टोटल, अर्थात इसका अनुपात बतलाता है कि जिसे लोग वैध दावों के रूप में रखना चाहते हैं, यानी कुल इनकम का अनुपात है कौन, के जो दर्शा रहा है कि देश के जो लोग हैं, वैध मुद्रा, वैध मुद्रा और एक होती है अवैध मुद्रा। वैध मुद्रा किसे कहते हैं, कि जो मुद्रा सरकार के द्वारा जारी की जाती है, जो सरकार के द्वारा क्या होती है, जारी की जाती है। और यदि किसी ने नोट क्या कर दिए, अपने आप छाप दिए, तो उसे जाली करेंसी कहते हैं। इसलिए यहां पर इसने कहा वैध मुद्रा, लीगल टेंडर की बात इसने की है, कि कुल आय का, टोटल इनकम कितनी है, 100, माना 100 रुपए है टोटल इनकम, उसमें से जिसे लोग वैध दावों के रूप में रखना चाहते हैं, अर्थात 100 में से क्या करते हैं लोग, 100 रुपए में से मानवा तो वह 50 रुपए क्या करते हैं, अपने पास रख लेते हैं। तो कितना बचेगा, 100 में से 50 घटा दीजिए, 50 ही तो बचेगा। तो ये के बतलाता है कि जो लोग क्या करते हैं, वैध मुद्रा को अपने पास नगद रूप में रखते हैं, वह के रिप्रेजेंट करता है। आर जो दर्शाता है वह दर्शाता है कुल वास्तविक आय, अर्थात देश की कुल वास्तविक आय को बतलाने का काम करता है, या कुल रिसोर्स को दर्शाने का काम करता है। अगला आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है एम। एम जो है वैध मुद्रा की संख्या को व्यक्त करता है, अर्थात अर्थव्यवस्था में कुल सरकार के द्वारा जारी की गई मुद्रा कितनी है। अब कितनी हो सकती है, कि वह 10 अरब है, 10 अरब है, 5 अरब है, 6 अरब है, ठीक है, 300 है, 200, 100, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो किसी भी देश में क्या होता है, मुद्रा की जो पूर्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, मुद्रा की पूर्ति देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा की जाती है, देश की सरकार के द्वारा की जाती है। जैसे भारत में मुद्रा छापने का काम कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे अन्य देशों में भी केंद्रीय बैंक होते हैं जो मुद्रा को छापने का काम करते हैं, और वही वैध मुद्रा होती है।
ठीक है। और जिस मुद्रा को सरकार नहीं छापती है वो अवैध मुद्रा कहलाती है। ओके। और अवैध मुद्रा रखना एक जुर्म है, कानूनी जुर्म है। यदि कोई मशीन लगा दे अपने घर पे पैसों को प्रिंट करने की, तो क्या होगा, पकड़ा जाएगा, तो जेल जाएगा। ओके। लेकिन हमारे पास अरबों रुपए भी है, खरबों भी है, लेकिन एकदम वैध मुद्रा है हमारे पास है, तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो एम जो है वैध मुद्रा की संख्या को व्यक्त करता है, किसके अनुसार, पीगू के अनुसार। तो ये चीजें याद रखनी है। तो इस प्रकार से ये चारे चीजें क्या बतला रही हैं कि की कितनी इनकम या कितना पैसा कोई क्या करता है अपने पास नकद रूप में रखता है। ओके। और आर देश में कुल कितनी वास्तविक आय है, तो वास्तविक आय में से कितना यहाँ अपने पास नकद रूप में रखता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एम है, मुद्रा की मात्रा है, कितनी मात्रा मुद्रा की अर्थव्यवस्था में है, तो यहाँ पे संख्या आ जाएगी। ठीक है। इन दोनों का संख्या यहाँ पे आ जाएगी, नीचे एम की मात्रा है उसकी संख्या आ गई, इसकी संख्या का भाग उसमें माना यहाँ पे 100 आता है। ठीक है। के आ रहा है 100 और एम जो है वो आ जाता है 200, तो 200 का भाग करना 100 में देना है, और जितना आएगा वो कहलाएगा पी। पी अर्थात मुद्रा की क्रय शक्ति। ओके। आगे चलकर क्या हुआ कि पहला समीकरण जो है पीगू ने ये दिया, लेकिन फिर उसका जो समीकरण था उसने इसकी डीप स्टडी की, उसने देखा कि कुछ छूट गया है, उसे भी गलती हो गई। फिर उसने अपने समीकरण में संशोधन किया। उसने सोचा कि जो मैंने यहाँ पे बात की कि कुल आय की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कुल वास्तविक आय की, ठीक है, या वैध मुद्रा की हम बात कर रहे हैं, तो वैध मुद्रा में कुछ और चीजें भी आती हैं कि जो मुझसे छूट गई हैं। ठीक है। तो फिर उसने एक नया समीकरण दूसरा दिया, दूसरा इक्वेशन दिया उसने, ये तो वही है, इतना यही है। उसके बाद उसने दिया सी प्लस एच और 1 माइनस सी, ये उसका दूसरा समीकरण आया। ठीक है। अब इसका भी अर्थ समझना है। पी का के आर ये तो मैं बता चुका हूं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है। अब देखिए सी का मीनिंग क्या है। सी का मीनिंग है, लिखा है लोगों द्वारा वैध मुद्रा, अर्थात वैध मुद्रा जैसे पत्र मुद्रा है, कागजी जो नोट हैं वो तो लोगों के पास रहते ही हैं, लेकिन वो भूल गया था कि सिक्के भी होते हैं, जो प्रतीक सिक्के, जैसे भारत में 1 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का है। ठीक है। तो ये भी क्या होते हैं, ये भी कुल वास्तविक आय के अंतर्गत आते हैं। ओके। तो इस प्रकार से उसने ये वाला सी और जोड़ दिया, एक और जोड़ा उसने 1 माइनस सी, ये वाला 1 माइनस सी। 1 माइनस सी का उसने क्या बताया, बैंक नोट तथा बैंक शेषों का अनुपात जो कि बैंकों के पास रहता है, ये भी क्या होगा, ये भी मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत आएगा। ओके। अगला देखिए एच दिया उसने कि वास्तविक वैध मुद्रा का वह अनुपात जिसे बैंक ग्राहकों द्वारा धारित नोटों तथा शेषों के मुकाबले रखते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, तो बैंक क्या करता है, जो जितना पैसा हम बैंक में जमा करते हैं, टोटल जितने लोग जमा करते हैं उसका अधिकांश भाग जो है बैंक क्या कर देता है, उधार दे देता है। ठीक है। उधार दे देता है ऊंची ब्याज दर पर, हमें तो कम ब्याज दर देगा, ऊंची ब्याज दर पर दे देगा। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा बैंक उसने खाली कर दिया, और जब हम लेने गए तो बैंक ने बोला ना ना हमारे पास पैसा नहीं है, ठीक है, 20 दिन बाद आना, अगले साल आना, ऐसा नहीं है। बैंक उसका क्या करता है, एक निश्चित भाग नकद रूप में हर समय अपने पास रखता है, चाहे वो 25% रखे, चाहे वो 30% रखे। ठीक है, कि जिससे कि जो भी व्यक्ति जाए तो तुरंत अपना पैसा ले सके। ये किस आधार पे होता है, बैंक को पता है कि जितने लोगों ने पैसा जमा किया है वो एक दिन पर सब नहीं आएंगे एक साथ, की सब हमारा पैसा वापस दो, कुछ आएंगे, ठीक है, पैसे निकालने के लिए, फिर कुछ जमा करने जाएंगे। इस प्रकार से बैंकों के पास ये अनुभव रहा है वर्षों का। तो इसलिए प्रत्येक बैंक को क्या करना पड़ता है कि जितना लोगों का पैसा बैंक में जमा है उसका कुछ भाग उसको हमेशा अपने पास रखना पड़ता है, जिससे कि बैंक में जिसका जमा है वो यदि निकालने जाता है, विड्रॉल करने जाता है, तो उसको पैसा मिल जाए। ओके। तो ये वाला, ये दूसरा इसका समीकरण हो गया। ठीक है जी। ये वाला तो यहीं आ गया, उसने और जो छूट गया था उसने और भी जोड़ दिया इसमें। ओके। अब आगे बढ़ते हैं कि जो मुद्रा की पूर्ति है, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो इकोनॉमिस्ट थे उनका मानना था कि मुद्रा की जो पूर्ति होती है वो किसी समय विशेष पर फिक्स होती, निश्चित होती है। माना कि मुद्रा की पूर्ति आज की डेट पर यदि गिन दी जाए तो कितनी है भाई, देखा कि 5 अरब है।
अब 5 अरब से एक बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि पूर्ति कौन करता है? वो सरकार कर रही है। पूर्ति कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। तो सरकार क्या करती है? फिक्स नोट ही क्या करती है? अर्थव्यवस्था में डालती है। निश्चित मुद्रा ही क्या करती है? छापने का काम करती है। ऐसा नहीं कि अथा पैसा डाल दिया तो फिर पैसों के पेड़ लग जाएंगे, तो ऐसा नहीं करती है सरकार। तो यहाँ पर ये मुद्रा की पूर्ति को स्थिर मान के चल रहे हैं, ठीक है। और इनका ज्यादा जो फोकस है किसका, जैसे पीगू है, मार्शल है, तो पीगू तो हम पढ़ ही रहे हैं और मार्शल हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो इनका सारा ध्यान है मुद्रा की मांग पर, कि जो कीमत स्तर जो तय होगा मुद्रा के परिमाण में, वह जो तय करेगा वो मांग करेगा। और मांग में हम पहले कह चुके हैं कि जितनी ज्यादा मांग होगी मुद्रा की, उतना ही उसका मूल्य बढ़ेगा, ठीक है। और वस्तुओं की कीमतें क्या होंगी? घटने का काम करेंगी। अब आगे देखिए, ये फिगर है, रेखा चित्र। ये जो रेखा चित्र है ये पीगू के दोनों समीकरणों से मिलकर बना है। और इस प्रकार का जो चित्र अभी आगे चलकर आपको बताते हैं, ये बनेगा आयताकार अति परिवलय। आयताकार अति परिवलय वाला यह रेखा चित्र है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो इसमें अर्थात ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसे बन रहा है? यदि जो पीयू का समीकरण है के आर बटे एम, ये वाला P इज इक्वल टू के आर बटा एम, जिसमें C और H क्या रहे? स्थिर रहे। स्थिर रहे, दोनों समीकरणों को मिलाकर स्थिर रहे, इनकी पूर्ति स्थिर रहे, तो ऐसे वाला रेखा चित्र बनेगा। और ये रेखा चित्र क्या बतलाएगा कि यहां पर अर्थात जहां पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति बराबर होगी, वहां पर जो मुद्रा की लोच होगी, ठीक है, जो लोच होगी वह हमेशा एक होगी, ठीक है। लोच कितनी होगी? एक होगी। अब एक कैसे होगी, इसी को समझना है इसी रेखा चित्र में, कि चाहे यहां पर है वो एक होगी, यहां पर होगी एक होगी, बी पर भी, सी पर भी होगी एक होगी। अब इसको कैसे होगी? सबसे पहले इसका रेखा चित्र तैयार करना है। सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है और एक इधर को बड़ी वाली रेखा ड्रॉ करनी है। ये हमारा एक्स अक्ष हो गया और ये हमारा वाई अक्ष हो गया। वाई अक्ष पर क्या दर्शाना है? मुद्रा का मूल्य, ठीक है, वैल्यू ऑफ मनी। और जो हमारा ये ओ एक्स अक्ष है, इस पे दर्शाना है मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति। तो इन दोनों को इस पे दर्शाना है, ये लिखना है, सीधी सीधी बात है, ठीक है जी। अब क्या करना है? अब सीधे सीधे हम क्या करेंगे कि जो हमारा सप्लाई का कर्व है, एक खड़ी लाइन खींचनी है, यहाँ पर कुछ दूरी पर, बराबर दूरी पर खींचनी है और इस पे लिख देना है M1। उसके बाद कुछ दूरी पर दूसरी लाइन खड़े में खींचनी है M2, फिर एक लाइन और खींचनी है M3। तो ये M1, M2, M3 ये मुद्रा की पूर्ति को दर्शाता है, ओके। और यहाँ पे लिखा मेरा S1, S2, S3, इसका मतलब सप्लाई 1 पूर्ति 1, पूर्ति 2, पूर्ति 3। किसकी पूर्ति? मुद्रा की पूर्ति। इतना काम करना है। अब इधर से ये हमारा डी कर्व, ये वाला ये डिमांड कर्व है, मुद्रा की मांग का कर्व है। तो मुद्रा की मांग का कर्व आप देख रहे हैं, ये नीचे की ओर गिर रहा है, झुक रहा है, निगेटिव इसका ढाल है। अब क्या होगा देखिए, मुद्रा का मूल्य कहां पर तय होगा? मुद्रा का मूल्य वहां पर तय होगा जहां पर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होगी, कि जहां पर मुद्रा की मांग और पूर्ति दोनों क्या होगी? बराबर होगी। क्या करना है? अब यहां देखिए, आपने सबसे पहले ये वाली रेखा यहां ड्रॉ करनी है, ओके। यहाँ पे लिखना है M1। खड़ी रेखा का अर्थ है कि मुद्रा की पूर्ति एकदम से स्थिर है। माना कि मुद्रा की पूर्ति 10 रुपए है तो 10 ही रुपए रहेगी। तो जब भी मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहे, मतलब 10 रुपया ही रहे किसी समय विशेष पर, तो ऐसी स्थिति में उसका जो लाइन होगा या उसकी जो रेखा होगी एकदम से खड़ी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए M1 और यहां से हमने ये इसको ड्रॉ कर दिया सीधे, ठीक, इसको हम सीधे ड्रॉ कर लेंगे। अब ये मांग वक्र जो है और ये जो पूर्ति वक्र है, एक दूसरे को यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं। किस बिंदु पर? ए बिंदु पर, ठीक है। तो उस समय अर्थात जहां पर मुद्रा की मांग और पूर्ति क्या है? M1 है, उस समय यहां पर मुद्रा का जो मूल्य है वह
P1 क्या हो रहा है, निर्धारित हो रहा है। P1 एक सांकेतिक अक्षर है और M1 भी क्या है, एक सांकेतिक अक्षर है। तो ये तो पहली कंडीशन हो गई कि यहां पर क्या अर्थात जहां पर मुद्रा की मांग और मुद्रा का पूर्ति वक्र एक दूसरे को काट रहा है, तो इधर से इस लाइन को इधर मिलाइए, ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिए P1, सीधी सी बात है। यहां तक तो ये तो पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन में देखते हैं, यदि मुद्रा की पूर्ति क्या होती है, M1 से बढ़कर M2 हो जाती है, ठीक है, पहले तो यहां तक है ये वाली, लेकिन इधर से इधर को बढ़ती है, ठीक है, तो क्या होगा, यदि मुद्रा की पूर्ति यहां से अर्थात M1 से M2 जाती है, अर्थात 10 रुपए से बढ़कर 20 रुपए जाती है, तो यहां पर भी खड़ी लाइन आएगी। स्थिर पूर्ति के लिए पहले ही बताया मैंने आपको कि हमारी जो रेखा होगी पूर्ति की वो खड़ी होगी। तो M1 से यदि M2 मुद्रा की पूर्ति 10 रुपए से 20 रुपए बढ़ जाती है, तो फिर क्या होगा कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ना अर्थात नोटों की संख्या ज्यादा बढ़ेगी, 10 से बढ़कर 20 हो गई माना। तो फिर अगला क्या होगा कि मांग वक्र इसको यहां पर काटेगा, पूर्ति वक्र को बी पॉइंट पर। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, ऐसे में ही आप इस रेखा को इधर मिलाइए और मुद्रा का जो मूल्य है वो घटकर P1 से हो गया P2, अर्थात मुद्रा की परचेजिंग पावर घट गई, अर्थात अब मुद्रा में जितनी पहले वस्तुएं खरीदी जा रही थी, अब उतनी वस्तुएं वहां पर नहीं खरीदी जाएंगी, क्योंकि मुद्रा की सप्लाई जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी तो मुद्रा की वैल्यू घटती चली जाएगी, ये बतला रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, मुद्रा की पूर्ति और बढ़ जाती है M3, यहाँ पे एक रेखा और खींच दी, ठीक है, इधर की जाती है, तो क्या होगा, फिर यहां गिरा, फिर ये क्या होगा, ये गिरकर P2 से गिरकर P3 हो जाएगा। M1 पर मुद्रा का मूल्य सबसे ज्यादा है, लेकिन M2 जैसे ही मुद्रा का परिमाण बढ़ा, पूर्ति बढ़ी, वैसे ही क्या हुआ, मुद्रा का मूल्य नीचे गिर गया, P2 हो गया, और बढ़ा, मुद्रा की पूर्ति और बढ़ाया गया, ठीक है, फिर क्या हुआ, मुद्रा का मूल्य और घट गया, ठीक है जी। तो जहां जहां पर यहां पर यहां पर यहां पर ए बी और सी तीनों जो बिंदु है, यहां पर जो मुद्रा की मांग और पूर्ति की जो यहां पर लोच होगी, ठीक है, प्राइस के लिए, वह हमेशा एक होगी। अब एक कैसे होगी, इसीलिए क्योंकि यहां पे 1, 2 और 3 4 चतुर्भुज बन रहे हैं। चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, ठीक है, जिसकी क्या होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं, 1, 2, 3 और 4, ये हो गया चतुर्भुज। ओके, आयताकार स्थिति हो गई। तो इसमें क्या होगा, देखिए मानवाद क्या होता है, मुद्रा की पूर्ति यहां से लेकर यहां तक कितनी है, 5% बढ़ती है, माना कितनी बढ़ती है, 5% बढ़ती है। ओके जी, मुद्रा की पूर्ति 5% बढ़ती है, और 5% ही क्या होता है, जवाब में क्या होता है, कीमत भी उतनी ही क्या होती है, बढ़ती है या घटती है। तो 5 का भाग हम 5 में देंगे तो 1 आएगा, ठीक है। इसका सही उदाहरण यहाँ पे आएगा कि बी पर कि मुद्रा की पूर्ति यहां से लेकर यहां बढ़ी, अर्थात मुद्रा की पूर्ति 5% और बढ़ी, ठीक है जी, 5% बढ़ी, और कीमत स्तर भी यदि क्या होता है 5% ही घटता है, तो 5 का भाग फिर 5 में देंगे तो फिर भी 1 ही आएगा, ठीक है। फिर इधर भी क्या होता है, अर्थात तीनों जगहों पर यदि 5% मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और 5% ही कीमत घटती है, तो 5 का भाग 5 में देना है, तो 1, अगले पे भी 5 का भाग 5 में देंगे, अर्थात जितना मुद्रा की पूर्ति बढ़ रही है, ठीक है, जितनी मुद्रा की पूर्ति बढ़ रही है और ठीक उसी के बराबर यदि कीमत स्तर भी गिरता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो यहां पर लोच आएगी, ठीक है, वो आएगी 1 के बराबर। किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर। तो इस प्रकार से ऐसी जो आकृति जब बनती है तो उसे आयताकार, क्योंकि आयत जैसा ही बन रहा है तो इसे नाम दिया गया है आयताकार अति परिवलय। तो आयताकार अति परिवलय में क्या होता है कि हर जगह चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, यहां पर जो लोच आएगी वह 1 आएगी या इकाई के बराबर होगी। यहां तो बात क्लियर हो गई। अब दूसरा आता है रॉबर्टसन का समीकरण। पीगू के बाद अर्थात बात वही आगे चल रही है, अर्थात नगद शेष दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का अगला जो काम किया वो आता है रॉबर्टसन का। अब रॉबर्टसन ने क्या किया कि पीगू से मिलता जुलता ही एक समीकरण दिया, और उसका समीकरण क्या है, ये है वाला, m
इज इक्वल टू पी के टी। ये बातें आपने याद रखनी है, इनका मीनिंग क्या क्या होता है, ठीक है। पी के टी। लेकिन यदि हमें अब यहाँ पे कीमत स्तर निकालना है, कीमत स्तर निकालना है, कितनी कितनी आएगी, तो इसको निकालने के हमें क्या करना पड़ेगा, जो एम है इसको ऊपर रखना पड़ेगा और ये के टी नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है। अब के टी का भाग हम जब क्या करेंगे, एम में देंगे, तो यहां पर कीमत स्तर निकल कर आ जाएगा। ओके, अब देखिए के क्या है, टी क्या है, एम क्या है। एम जो है वो मुद्रा की पूर्ति को बतलाता है कि मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में कितनी है। ओके, ठीक है, 1 अरब है, 2 अरब है, 3 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए। पी है, कीमत स्तर दिखाएगा कि कीमत स्तर कितना चल रहा है भाई, कि 5% बाजार में कीमत स्तर है या 6% है, 7% है, जो महंगाई को बतलाने का काम करता है। ये महंगाई घटने का काम दिखलाने का काम करता है। के क्या है, कि टी का वह अनुपात है जिसे लोग नकद अपने पास रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात आ रही है कि के की कुल आय का जितना भाग लोग अपने पास नगद रूप में रखते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं के। और जो टी है ये क्या बतलाता है कि एक वर्ष में समाज द्वारा क्रय वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा, मतलब एक वर्ष के अंदर किसी देश की अर्थव्यवस्था में इतनी वस्तुओं और सेवाओं को लोगों के द्वारा क्रय किया गया, ठीक है। तो जब क्रय किया गया होगा, किसके द्वारा किया गया होगा, पैसों के द्वारा क्रय किया गया होगा। ओके, तो इस प्रकार से ये जो रॉबर्टसन का समीकरण है, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं और इस रूप में भी लिखा जा सकता है। बस इसका यहाँ पे वैल्यू है, जो वैल्यू यहाँ पे आएगी 10 आ गई, यहाँ पे कितनी है 15 है, तो 10 का भाग 15 में दीजिए, पी का मान स्वतः ही निकल कर आ जाएगा। ओके, और इसी समीकरण को यदि हम क्या करते हैं, पीयू इस फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं इस वाले में, तो क्या करना पड़ेगा कि तब हमारा हो जाएगा एम हमारे बट्टे में आ जाएगा और के टी ऊपर चला जाएगा और ये हमारा इस प्रकार से ये यहाँ पर ये से वाला बन जाएगा, जो कि क्या बतलाएगा, तब ये बतलाएगा मुद्रा का मूल्य, ठीक है। और ऐसे में जो बतलाने का काम करेगा वो बतलाएगा कीमत स्तर कितना चल रहा है, कितना परसेंट चल रहा है भाई बाजार में, कि 5% है महंगाई या 6% है या 3% है या कुछ और भी है, ये बतलाने के काम करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए ये तो पीयू का आ गया, ठीक है, ये दूसरे नंबर का है, भले मैंने यहाँ पे एक लिखा है, पहले में था मार्शल का, दूसरे में पीगू का आ गया, ठीक है। यहाँ पे तीसरे में किसका आ जाएगा, रॉबर्टसन का है। और अंत में आता है कीन्स का समीकरण, कि कीन्स ने नगद शेष दृष्टिकोण में कौन सा समीकरण दिया या उसका इसके संबंध में क्या विचार था। तो कीन्स ने 1923 में एक बुक लिखी, जिस बुक का नाम था ए ट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म, ए ट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म, जिसमें उसने नकद शेष दृष्टिकोण के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। उसने कहा कि जो लोग मुद्रा की मांग करते हैं, अपने पास लोग पैसा क्यों रखना चाहते हैं, उसने बताया कि बहुत सारी वस्तुएं लोगों को खरीदनी पड़ती हैं दैनिक जीवन में, इसलिए लोग पैसा नगद रूप में अपने पास रखते हैं। अब यहाँ पर उसका जो समीकरण है ये वाला है, एन स्मॉल एन है, पी भी स्मॉल है और के भी क्या है, स्मॉल है। तो इसका समीकरण हो जाएगा एन इज इक्वल टू पी के, एन इज इक्वल टू पी के, या इसको हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय के, अर्थात एन बट्टे के रूप में भी इसको लिखा जाता है या लिखा जा सकता है, जो ये बतलाता है कि कीमत स्तर कैसे निकाला जाएगा, कि कितना कीमत स्तर इस समय वर्तमान में बाजार में चल रहा है, कि 5% है, 6% है, 2% है, 1% है, इस प्रकार का कीमत स्तर निकाला जाता है मुद्रा का। तो पहले बताया कि मुद्रा का जो कीमत स्तर होता है बाजार में, मुद्रा की कितनी वैल्यू है, वो मुद्रा की मांग और पूर्ति के द्वारा तय होती है। तो जो ये नगद शेष समीकरण हम आपको बता रहे हैं, ये दृष्टिकोण बता रहे हैं, इसमें इसी पर ही जोर दिया गया है कि किस प्रकार से बाजार में कीमत स्तर तय होता है। तो इनका जो विचार है वो पूरा पूरा है मांग पक्ष वाला, कि डिमांड ही वह शक्ति है जो कि बाजार में मुद्रा
का जो मूल्य है या कीमत स्तर को तय करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो ये जो n है इसका मीनिंग क्या होगा? प्रचलित मुद्रा की कुल मात्रा, अर्थात अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा कितनी है किसी समय विशेष पर, कितनी है, माना कि 10 रुपये है, 20 रुपये है, 30 रुपये है, या 30 अरब है, 6 अरब है, 25 अरब, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और जो P है ये दर्शाता है कीमत स्तर को हर जगह, अर्थात जो चारों कैम्ब्रिज के इकोनॉमिस्ट हुए हैं उन सभी में P का मीनिंग एक ही आ रहा है, कीमत स्तर से, ओके। और K भी सभी जगह एक ही जैसा है, लेकिन जो K है यहां पर क्या दर्शा रहा है कि नकद मुद्रा, अर्थात जो मुद्रा लोग अपने पास नगद रूप में रखते हैं बचत करने के लिए, किंस तो कह रहा है कि वस्तुओं को क्रय करने के लिए, ठीक है। और करना तो क्रय ही है, वस्तुओं को पैसा बचा के तो खा नहीं सकते हैं, ये तो इसलिए बचाया जा रहा है कि भविष्य में जो भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी उस समय उसको खर्च करेंगे, और नहीं बचाएंगे तो भविष्य में आवश्यकता पड़ेगी तो कहाँ से खर्च करेंगे, फिर तो मरने के दिन आ जाएंगे। तो नगद मुद्रा को दर्शाता है के, ये भी स्मॉल है। लेकिन इधर कीन्स ने क्या कहा, इस नगद मुद्रा को उसने नया नाम दिया उपभोग इकाइयों की संख्या। क्या नाम दिया? उपभोग इकाइयों की संख्या। माना कि कोई व्यक्ति है, उसे पता है कि भविष्य में मुझे 5 वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी। भाई कितने की जरूरत पड़ेगी? 5 वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी। और माना कि उसने अनुमान लगा रखा है कि तब वस्तुओं का जो मूल्य होगा वह 20 रुपया होगा। तो कुल मिला के मुझे कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी उसमें? 20 पंजे 100, ठीक है। तो उसने नगद मुद्रा अर्थात के को नगद मुद्रा का नाम न देकर नाम दे दिया उपभोग इकाइयों की संख्या। कुल मिलाकर उसने बात घुमाने की है। बात यही है कि हमें नगद मुद्रा कितनी चाहिए भविष्य के लिए, ठीक है, या वर्तमान के लिए जो भी है। पी कीमत स्तर ऑलरेडी बताया आपको। तो इस प्रकार से वो कहता है कि कीमत स्तर कैसे तय होगा। अब देखिए कीमत स्तर निकालने के लिए क्या होगा कि मुद्रा की मात्रा में क्या करना पड़ेगा, के का भाग देना पड़ेगा। किसका भाग देना पड़ेगा? के का भाग देना पड़ेगा कि जो नगद मुद्रा लोगों के पास रखी हुई है, जिसको कह रहा उपभोग इकाइयों की संख्या, ठीक है, कि कितनी वस्तुएं, जैसे हमने यहाँ पे उदाहरण दिया कि लोगों को 5 वस्तुओं की जरूरत है और उनको पता है कि 20 रुपए के आसपास यदि वस्तु का मूल्य होगा तो हमें कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी? 100 रुपया। तो वस्तु थोड़ी रखेगा वो रखेगा पैसा ही, लेकिन खरीदेगा वस्तु, ओके। तो इसी चीज को हम समझ लेते हैं कि क्या होता है। अब ये आगे कहता है कि के, जो के है यदि स्थिर रहे, अर्थात के स्थिर रहे, बिल्कुल इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और यदि एन चेंज हो जाए, अर्थात मुद्रा की मात्रा बढ़ा दी जाए या घटा दी जाए, तो क्या होगा? यदि मुद्रा की मात्रा जितनी बढ़ेगी उतना ही कीमत स्तर भी बढ़ेगा। यदि कौन के, यदि अर्थात नगद मुद्रा जो लोग अपने पास रखना चाहते हैं, यदि वो स्थिर बनी रहे, यदि वो 5% ही रखते हैं, ठीक है, उन्होंने निश्चित कर दिया कि 5% रखना है, और उस बीच क्या होता है, मुद्रा की मात्रा पहले 100 थी और यदि वो 200 हो जाती है तो उसी अनुसार क्या होगा, प्राइस लेवल भी बढ़ जाएगा, कीमत का स्तर भी बढ़ जाएगा। और यदि के स्थिर ही है और मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है तो कीमत स्तर भी मुद्रा की मात्रा के समानुपात ही घट जाएगा। लेकिन कब बोला? कि जब के स्थिर रहे और चेंज किस में आए, यदि एन चेंज होगा तो उसी के बराबर पी भी क्या होगा, चेंज होगा या बदल जाएगा। कैसे? इसको देखिए, माना कि देखिए के जो है वह 5 है, ठीक है, और ऊपर जो मुद्रा की मात्रा है वह 10 है। तो 5 का भाग क्या करें 10 में देंगे, तो 5 दूना 2 10, ठीक है, 5 दूने 10 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए कीमत स्तर आ गया 2। लेकिन यदि के को हमने 5 मान लिया और ये के यदि यहां दूसरी कंडीशन में यदि स्थिर रहता है और मुद्रा की मात्रा 10 की जगह 20 हो जाती है तो 5 चौको 20, तो कीमत स्तर क्या हो जाएगा, 2 से बढ़कर 4 गुना हो जाएगा। ये है इसका मीनिंग, ठीक है। और यदि मुद्रा की मात्रा क्या होती है कि 20 की जगह फिर क्या हो जाती है, 10 हो जाती है, तो कीमत स्तर क्या हो जाएगा, 4 का ठीक आधा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से के यदि स्थिर रहे और यदि एन की मात्रा चेंज होती है तो ठीक उसी अनुपात में कीमत स्तर भी बढ़ता है
ठीक है, और यदि मुद्रा की मात्रा घटती है तो कीमत स्तर भी उसी अनुपात में घटता है। ठीक है, आगे उसने कुछ बातें उसने भी छोड़ दी थी। उसने कुछ बातें छोड़ दी थी कि उसने कहा कि प्रचलित मुद्रा की मात्रा अर्थात जो लोगों के पास है वही प्रचलित मुद्रा है जो बाजार में है। लेकिन उसको बाद में ध्यान में आया कि बैंकों के पास भी तो पैसा रहता है लोगों का, ये बैंक के पास कुछ रिजर्व मुद्रा हर समय रहती है तो वो तो छूट जा रही है, इसलिए उसको भी सम्मिलित करना चाहिए। उसके बाद उसका नया समीकरण इस प्रकार से आ गया, एन तो पुराना वाला ही है, पी भी है, लेकिन उसने यहाँ पे आर और के, यहाँ पे ऊपर लिखा है के डैश पढ़ेंगे इसको, ठीक है। इस प्रकार जब भी लग जाता है किसी भी अक्षर पर तो इसको पढ़ते हैं डैश, तो ये के डैश हो गया। तो पी प्राइस ही दिखाएगा, कीमत स्तर को दिखाएगा, एन मुद्रा की मात्रा को दिखाएगा, और आर क्या बतला रहा है, आर पर होता है रिजर्व, अर्थात बैंक रिजर्व, अर्थात बैंकों के पास जो पैसा नगद रूप में रहता है उसको भी उसने सम्मिलित कर लिया, ठीक है, मुद्रा की पूर्ति में। अगला देखिए के डैश, क्योंकि के तो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब अगला के डैश का मीनिंग बदल गया, केवल डैश लगने से मीनिंग बदल गया। तो के डैश का मीनिंग हो गया बैंक जमाओं के रूप में उपभोग इकाइयों की संख्या। अब बैंक जमाओं के रूप में लोगों का जो पैसा है वो बैंक में जमा रहता है। कहाँ रहता है, जमा रहता है। जैसे हम बैंक में क्या करते हैं, 100 रुपये जमा कर लेते हैं, 200 रुपये जमा कर लेते हैं, 400 रुपये, मतलब अलग अलग जिसकी क्या होती है, कैपेसिटी होती है। तो उस रूप से आदमी क्या करता है, बैंक में पैसा जमा करता है, तो उसको कहते हैं बैंक जमा। तो ये उसने के डैश के द्वारा दर्शाया है। ओके, अब ये क्या बोला, आगे चलकर यदि जैसे हम यहाँ पे कह रहे थे कि के क्या हो, स्थिर रहे, ठीक है, और एन चेंज हो जाए, तो ये भी पी भी क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होगा, ठीक है, आर भी स्थिर रहे, के डैश भी स्थिर रहे, ये सारी चीजें स्थिर, इनकी वैल्यू क्या रहे, स्थिर रहे, ठीक है, ये चेंज नहीं हो। यदि 5-5 है तो 5 ही रहे, 10-10 है 10-10 ही रहे। तो ऐसी स्थिति में यदि एन अर्थात मुद्रा की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है, जैसे मैंने यहाँ उदाहरण बताया था कि मुद्रा की मात्रा को यदि बढ़ा दिया जाता है तो कीमत स्तर भी उसी अनुपात में बढ़ता है जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है, या जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा घटती है उसी अनुपात में कीमत स्तर भी घटने का काम करता है। तो इस प्रकार से यहां पर कैम्ब्रिज नगद शेष दृष्टिकोण के अंतर्गत 4 अर्थशास्त्री आते हैं जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री थे और जिन्होंने मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के बारे में अपना विचार प्रस्तुत किया कि किस प्रकार से कीमत स्तर बाजार में तय होता है, कि मुद्रा का मूल्य कितना तय होगा, मुद्रा की वैल्यू बाजार में कितनी कितनी होनी चाहिए वस्तुओं की तरह, कि वस्तु का मूल्य कितना होना चाहिए, आम का मूल्य कितना है, चावल का कितना है, आटे का कितना है। इसी प्रकार से इन्होंने मुद्रा का मूल्य को बतलाने का भी काम किया है कि मुद्रा का मूल्य ये दर्शाता है कि हम एक निश्चित इकाई के द्वारा कितनी वस्तुओं को हम क्रय कर सकते हैं एक समय विशेष पर। तो मुद्रा का जो परिमाण सिद्धांत है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जिसमें हम पढ़ा रहे हैं आपको कैम्ब्रिज नगद शेष दृष्टिकोण, जिसमें पहला विचार है मार्शल का, दूसरा पीगू का है, और तीसरा है रॉबर्टसन का, और चौथा है कीन्स का। इन चारों का जो दृष्टिकोण है कैम्ब्रिज नगद शेष दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है, क्योंकि चारों के विचार एक जैसे हैं और चारों के चारों जो अर्थशास्त्री थे वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री थे। तो कुल मिलाकर यदि हम उत्तर लिखेंगे, कैम्ब्रिज नगद शेष दृष्टिकोण, तीन चारों के विचारों को आपने क्या करना है, लिखना है